गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में बच गए थे, अब जरा उन क्वेश्चन को देख लो। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन करों कर्तव्यों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है जिन्हें वह विशेष राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये सीधी सी बात है कि जिला नियोजन समिति ये नहीं करती। आप जानते हो कि जब भी क्वेश्चन को आपको देखना है तो पहले आप ये टिक करोगे कि कौन है और कौन नहीं है। हमेशा उसके कारण आप बताओगे क्या है और क्यों है। पहला ऑप्शन गलत होगा, राज्य वित्त आयोग। बच्चों, यही ऑप्शन सही होगा, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि इस राज्यपाल को सिद्धांतों की सिफारिश करता ही नहीं, जैसे ही राष्ट्रपति सिफारिश करता है बच्चों। अब यही अगर पंचायती राज आपने पढ़ा है, राज्यपाल आपने पढ़ा है, तो जैसे पंचायती राज जैसे कि राष्ट्रपति सिफारिश करता है कि वित्त आयोग भारत के सुदृढ़ वित्तीय के हित के बारे में जानकारी दे, वैसे ही राज्यपाल किससे सहायता मांगता है? राज्य वित्त आयोग से। और राज्य वित्त आयोग का निर्माण किसके लिए हुआ है? पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए। पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का निर्माण किया गया है। इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। राज्य का वित्त मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, इस सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी देखोगे, पंचायती राज मंत्रालय संघ सरकार का है और राज्य का जो वित्त मंत्रालय है वो स्वाभाविक रूप में पंचायती राज को नहीं ऐसे अनुशंसा करता। ये पूरा काम है राज्य वित्त आयोग का। ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन हो गया बी, स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब आप मान लो कि अब आपके पास स्टेट फाइनेंस कमीशन आ जाए तो आप उसको वित्त आयोग से कंपेयर कर लो। स्टेट फाइनेंस कमीशन और जो संघ सरकार का 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग है, उसके आपस में रिलेशन क्या है, कार्य क्या है बच्चों? अब आप स्वाभाविक रूप में आपको देखना चाहिए कि आखिर में फंक्शंस क्या हैं वित्त आयोग के, कार्य क्या है। तो हमेशा कंपैरिजन करके पढ़िए। अभी वित्त आयोग गठन हुआ भी है तो वित्त आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, कार्य क्या है, ये भी आपको एक साथ फैक्ट वाइज आपको जानना चाहिए। दूसरा, अब एक सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ सवाल लिखा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया सकता। तो बच्चों, किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर द सेम टाइम। बच्चों, अब देखो, ध्यान रखने की बात है। अब कैसे हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लेके बैठो, आराम से इसको देखो। आप जानते हो कि जब भारत में राष्ट्रपति न रहे तो कौन काम करेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969 के अनुसार का ध्यान में रखने की है। अब सवाल है, यही बात जैसे लॉजिक हम लगाए तो ऐसा लगता है कि राज्य में गवर्नर अगर नहीं काम करेगा तो राज्य का उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस काम करेगा। ये हमें लगता है देखने में, ऐसा होता नहीं। क्योंकि अब सवाल है कि इसलिए 1956 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया अगर किसी कोई राज्य का गवर्नर है उससे 2 या 2 से अधिक, बात ध्यान रखने की, 2 में भी 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5, लेकिन सामान्यतः 3 से ज़्यादा समय तक राज्यपाल किसी को नहीं बनाया गया। 3 राज्य में राज्यपाल कई बार बनाया गया है। वही ये समय होता है कि महीने 2 महीने के लिए नए राज्यपाल के ढूंढने में थोड़े समय लग सकते हैं। इसलिए आप देखोगे जब एक इन्फॉर्मेशन है तो उसके इर्द गिर्द सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे आप। जैसे राज्यपाल कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बना रहता है। और दूसरी बात है कि राज्यपाल जो गवर्नर होता है उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों में जब राज्यपाल बनाया जाएगा तो आप कहोगे सर ये बताओ, अगर कोई, अब किसी बच्चे ने पूछा है कोई एग्जाम्पल, नितिन, अरे मेरे बच्चे जब केसीनाथ त्रिपाठी राज्यपाल थे बिहार के, उनको बंगाल और उसी समय उनको मेघालय का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ऐसा होता है। तो ये बात इसलिए आंसर गलत है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है
और जब वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, याद रखना, फिर तो वो कहाँ से पेमेंट लेगा, उसके लिए राष्ट्रपति तय करेगा। तो बच्चों अब ऐसा नहीं गवर्नर साहब 3 राज्य से पेमेंट लेने लगे, भाई ये तो सिद्धांत खिलाफ है कि एक ही गवर्नर 3 राज्यों से पेमेंट कैसे लेगा। दूसरी बात, अब ऑप्शन बी है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखोगे भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, मेरे बच्चों राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। यही तो खास बात है, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, इसलिए हाईकोर्ट के जज को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट हाईकोर्ट के जज को भी अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट बाकायदा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और चीफ जज को भी अपॉइंट करता है। ये बात अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो ये दोनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब अगली बात करें कि भारत के संविधान में किसी राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, ये सही है। याद रखना, राज्य के राज्यपाल को, अगर कोई राज्य का राज्यपाल होगा, उसको शपथ कौन दिलाता है, न्यायाधीश। न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। और लेकिन बात ध्यान में रखने की है कि भारत के संविधान में किसी राज्यपाल को उससे पद से हटाएंगे, अरे मेरे बच्चों बस ये बात लिखा गया है, संविधान में क्या लिखा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। अब उसमें कोई ये बात नहीं लिखी गई है कि वो कितने समय तक काम करेगा, कितने समय तक काम किस आधार पर हटाया जाएगा, इसलिए तो प्रसाद पर्यंत की बात करते हैं, प्रसाद पर्यंत की बात इसीलिए करते हैं। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 3, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। तो ये करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अच्छे से स्वाभाविक रूप में आराम से इस चीज़ को पढ़ो, एक ही चीज़ को ऑप्शन, जैसे इसलिए कहा भी जाता है, अगर सच मानो बच्चों 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बार बार पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। अब ज्ञान, मेरा बच्चा अभी परेशान है, एक्ट बता दीजिए, अरे मेरे बच्चे जितना बता पहले, अब जो बता रहा है उसको ध्यान से नहीं सुन रहा है, यही बच्चों का बावरापन है कि जो बता रहे हैं वो ध्यान से नहीं सुन रहा है, जो नहीं बता रहे हैं वही उसके दिमाग में चल रहा है। तो अब रिजर्वेशन बता दीजिए, जो बता रहे हैं, अरे रिजर्वेशन में बड़ी बेसिक सी बात है मेरे बच्चे। और इसी बच्चे में वाइस गवर्नर होता है सर, अरे सोनम वाइस गवर्नर नहीं होता है मेरे बच्चे, वाइस गवर्नर नहीं होता, अभी वाइस गवर्नर है भी नहीं। सर जी तो हटा सकते हैं राज्यपाल को, अरे कौन हटा सकता है, प्रसाद मिले तब तक ठीक है, नहीं तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अच्छा ये जरा देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू गवर्नर ऑफ स्टेट। तो राज्य को कहाँ कहाँ पे थोड़ा विशेषाधिकार गवर्नर को दिया गया है, तो गवर्नर को विशेषाधिकार कहा है, राष्ट्रपति शासन लगाने हैं तो भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, ये बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है। आर्टिकल 356 में याद रखना, अब आर्टिकल 355 है, 356 है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आर्टिकल 355 में लिखा गया है कि संघ का दायित्व है कि राज्य को आंतरिक गड़बड़ी और बाह्य आक्रमण से बचा के रखे, ये 355 है। और 356 है बाकायदा, यदि राज्य का प्रशासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित न हो तो राष्ट्रपति सारे राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेगा, उसके लिए वो बाकायदा राज्यपाल की रिपोर्ट भी होगी या अदरवाइज, तो बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के भी स्वाभाविक रूप में वो आर्टिकल 356 का यूज कर सकता है। तो यानी इसका मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट भी मंगा सकता है, रिपोर्ट नहीं मंगा सकता। अब बड़ी लॉजिकल बात है बच्चों, अब किसी राज्य में 356 लगाने के लिए वो राज्य का मुख्यमंत्री कैसे कहेगा। अब यहाँ करंट अफेयर की बात है, अभी केरला में आप देखोगे, केरला में अब ऐसे बच्चों, केरला में जरा देखो
केरला के गवर्नर टी.एन. रवि ने क्या कहा कि वो एक व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना चाहते, जबकि मुख्यमंत्री को रिकमेंडेशन दे रहा है, मुख्यमंत्री को रिकमेंडेशन दे रहा है। तो ये थोड़ा सा कई बार विवाद का विषय हो जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति, ये देखो दोस्त, अब ये सच मानो गवर्नर का विवेकाधीन शक्ति नहीं है। और अभी ये मामला तमिलनाडु में विवाद का विषय बना हुआ है, तमिलनाडु में, क्योंकि हुआ क्या, जिस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री थे पोंडनिमी, तो पोंडनिमी को पहले तो न्यायालय ने दंडित कर दिया। अब न्यायालय ने दंडित कर दिया तो उनको हटा दिया गया। तो अब सवाल यह है कि उच्चतम न्यायालय ने उनकी सजा को स्टे लगा दिया। अब गवर्नर को तो क्या उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए? अरे भाई, सीएम अगर कह रहा है तो तो स्वाभाविक रूप में उनको बनाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है। ये भी सब करंट अफेयर के विषय है मेरे बच्चों। तो इसमें कोई मंत्रियों को नियुक्ति में कोई विशेषाधिकार नहीं है राष्ट्रपति को। राज्य विधानमंडल कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार आरक्षित कर लेना, हाँ, ये भी विवेकाधीन शक्ति है। राज्य विधानमंडल कुछ विधेयकों को आरक्षित कर लेना और राज्य सरकार के संचालन हेतु नियम बनाना, ये विशेषाधिकार नहीं है मेरे बच्चों। फोर्थ, इसलिए 2 और 3 है। अगर हम देखें कि इस बात को कोर्ट में दिया गया है कि राज्य विधान कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, अब जरा इसका मतलब है 1 और 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। 1 और 3 जरा हम देखेंगे कोड है कि नहीं। हाँ, कोड है बच्चों। तो 1 और 3 इसका मतलब है बी। करेक्ट ऑप्शन इज 1 और 3। तो आप देखोगे, क्योंकि चौथी बात है राज्य की सरकार के संचालन हेतु नियम बनाना। मेरे बच्चों, गवर्नर संवैधानिक प्रधान है, गवर्नर संवैधानिक प्रधान है। तब सवाल है कि संवैधानिक प्रधान है तो ये तो प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी राज्य की है। अब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बताएगा कैसे सरकार का संचालन किया जाए, न कि गवर्नर। तो उसके विवेकाधीन शक्ति में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 करेक्ट आंसर। उसके हिसाब से मैंने बता दिया, यानी जो आंसर गलत है उसके भी कारण आपको पता होने चाहिए। 1 और 3 उसके हिसाब से आंसर होगा बी। अगला इसमें है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी हो सकती है बच्चों। नहीं, अब देखो, कभी आपको आर्टिकल 169 पढ़ना चाहिए, भारत में विधान परिषद है। अब बच्चों अगर विधान परिषद की बात आए, विधान परिषद के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका है, बेसिक जानकारी। अब आप जानते हो 169 से हमारे यहाँ विधान परिषद किसी राज्य में बनाई जा सकती है और राज्य में हटाया भी जा सकता है। लेकिन आप याद रखना, राज्य विधान परिषद को बनाने के लिए राज्य प्रस्ताव भेजेगा विशेष बहुमत से। राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव भेजेगी, और विशेष बहुमत का मतलब है सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उनके मत का 2/3। अब ये हमें मेजॉरिटी चाहिए। अब स्वाभाविक रूप में अगर ये मेजॉरिटी हमें चाहिए तो राज्य ने, विधानसभा ने पारित कर दिया और संसद के पास गया। अब संसद ने उसे परमिशन दे देगा, जरूरी नहीं, पहली बात। दूसरा, संविधान के हिसाब से विधान परिषद, अगर कहीं विधान परिषद बनेगी तो उसका आकार कितना होना चाहिए? कम से कम 40, एटलीस्ट 40, और विधानसभा की सदस्य संख्या के लगभग 1/3, 1/3, आधा नहीं बच्चों। तो यहाँ क्या लिखा गया है? इसका मतलब है कि मान लो कि राजस्थान में विधान परिषद बनाने की बात आई, विधानसभा की संख्या वहाँ 200 है। इसका मतलब है कि लगभग 60-65, 1/3 में मान लो कि 60-65 कम से कम विधान परिषद के मेंबर होने चाहिए, वो 40 से नीचे नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा बच्चों याद रखना, लोकसभा, अब ध्यान से बस विधान परिषद की सारी बात देख लो। विधान परिषद में 5/6 मेंबर निर्वाचित होते हैं, 1/6 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, 1/6 नॉमिनेट होते हैं। और दूसरी बात है, ये भी जरा देख लो बच्चों कि जो 5/6 नॉमिनेट होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? 1/3 लोकल गवर्नमेंट से, 1/3 विधानसभा के सदस्यों से,
1/12 टीचर से और 1/12 ग्रेजुएट से। इफेक्ट बच्चों याद होना चाहिए। ये सब बेसिक बातें हैं। और आप इधर रखो, अगर इसलिए हम कहते हैं बार बार जब एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो पूरा एक बार पॉलिटी आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। और ये बच्चों बता दूं, ये लास्ट क्लास है रिवीजन की, इसके बाद क्वेश्चन पेपर आपका नहीं होगा, तो उसके बाद फिर IR शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर की बात केवल यहीं तक आ रही है। और ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी अब मान लो जैसे लोकसभा राज्यसभा में कोई विधि का निर्माण होता है, लोकसभा राज्यसभा के बीच विधि का निर्माण होगा तो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा रोक सकती है, ज्वाइंट सेशन हो सकता है, गतिरोध हो सकता है। लेकिन बच्चों विधानसभा और विधान परिषद में ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर विधानसभा कोई विधेयक पारित कर दी, विधानसभा रोक ले, तो याद रखना विधान परिषद किसी विधेयक को मैक्सिमम 4 मंथ, इवन लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन स्टॉप एनी बिल मैक्सिमम फॉर 4 मंथ। तो 4 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकती और 4 महीने के बाद दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। 4 महीने के बाद दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा, लेकिन उसमें होना चाहिए 3+1। पहली बार भेजे 3 महीने, दूसरी बार भेजे 1 महीने, तो 3+1 = 4। ये सारे फैक्ट आपको विधान परिषद के बारे में याद होने चाहिए। इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत है। आधे की बात कर दी, क्यों? आधे की बात संविधान में क्या लिखेगी? 1/3। तो अब इस बात को पहला गलत हो गया। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य विशेष की राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है। मेरे बच्चों अब जरा सोच के देखो, अगर राज्य का कोई राज्यपाल है तो विधान परिषद के अध्यक्ष को विधान परिषद, अब जरा उसमें क्या लिखा है? गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो क्या, अब जरा सोच के देखो, राज्यसभा में तो क्या राज्यसभा में तो स्वाभाविक रूप में जो कौन नॉमिनेट करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को नॉमिनेट कौन करता है? तो नॉमिनेट करता है या चयनित होता है। इसलिए आप देखेंगे जो बाकायदा विधान परिषद का अध्यक्ष होता है उसे नॉमिनेट गवर्नर नहीं करता, वो बाकायदा वह सदस्यों के द्वारा ही चयनित होगा। ये भी गलत हो जाएगा। विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित नहीं करता, नॉमिनेट नहीं करता, वो चयनित हो जाता है। इसलिए बच्चों ऑप्शन हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि वे विधान परिषद के जो मेंबर होंगे अपने में से किसी एक अध्यक्ष को चयन कर लेंगे। गवर्नर केवल नामित किसको करता है? 1/6 मेंबर को। और 1/6 मेंबर किस में होंगे? जैसे कि अब देखो राज्यसभा के लिए क्या होता है? साहित्य विज्ञान, यानी आर्ट्स लिटरेचर, साहित्य विज्ञान, समाज सेवा, कला यानी लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस एंड आर्ट। उसमें एक एडिशनल पार्ट होता है विधान परिषदों के लिए, वो है कोऑपरेटिव सर्विस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी सेवा भागीदारी में वहाँ पर एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है। ये अब आपको बच्चों सब चीज़ याद होनी चाहिए। अब जरा देखो, जरा अब आगे बढ़ो। अब 2018 का सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। बच्चों ये करेक्ट बात है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म। ये बात तो बच्चों आपको याद होगा 361। अगर हम आर्टिकल 14 जानते हैं, 361 हमने बताया था, क्योंकि आप याद रखना गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों का अधिकार मिला हुआ है, यानी इनके कार्यकाल के दौरान बाध्य। याद रखना अगर क्रिमिनल, जो बात ध्यान रखना क्या है, अगर ध्यान पर रखोगे आपराधिक कार्यवाही, यानी दोनों बातें हैं, यानी सिविल कार्यवाही चल सकती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ सिविल कार्यवाही चल सकती है, लेकिन आपराधिक कार्यवाही नहीं चल सकती। और न तो चलेगी न शुरू होगी। मान लो कोई आपराधिक कार्यवाही पहले से है और कोई गवर्नर बन गया। बेस्ट मामला था बच्चों कलराज मिश्रा। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में कलराज मिश्रा के भी खिलाफ आरोप था, लेकिन जब गवर्नर बन गए तो कोर्ट में नहीं आते थे। आप कहोगे सर रिटायर हो जाएंगे, तो गवर्नर अपने पद से रिटायर हो जाए तब तो उसके खिलाफ कार्यवाही चलेगी, पद के दौरान नहीं।
न तो क्रिमिनल मामले में कोई काम शुरू होगा और न ही कंटिन्यू रहेगा, दोनों बात है। नीदर इटसेल्फ इंस्टीट्यूटेड नॉर कंटिन्यूड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा कि ये क्या होगा उसके दौरान करेक्ट हो जाएगा, इस तरह कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। दूसरी बात, किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां वेतन उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। हाँ, ये बात दोस्तों राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए ये प्रावधान होता है कि भाई जो कोई भी वेतन भत्ता है तो कम कैसे किए जाएंगे। इसे कहा भी जाता है राज्य के गवर्नर का वेतन भत्ता तो राज्य की संचित निधि में भारित होता है, जैसे राष्ट्रपति का संघ की संचित निधि पे। इसलिए ये भी अपने आप में ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक और दो दोनों, दैट इज सी इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चों सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जरा अगला सवाल देखें। अगला सवाल अगर देखोगे तो राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में सदन के सदस्यों को एक पारंपरिक संबोधन देते हैं। गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ अ हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। हाँ, देखो दोस्तों, जब वर्ष का पहला सत्र होता है अथवा नवनिर्वाचित कोई विधानसभा हो तो गवर्नर बाकायदे उसको पहला संबोधन करते हैं। वही बात तो सच है। तो ये अपने आप में सच है पहला ऑप्शन कि दो कंडीशन में, या तो नया चुनाव हो या वर्ष का पहला सम्मेलन हो, तो उसे गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अब एड्रेस करते हैं पहली बात, तो ऑप्शन एक सही है। और दूसरी बात है, जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता, उस मामले पर लोकसभा के नियमों का पालन करता है। जरूरी नहीं बच्चों, आप याद रखना, ये बात ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ आज भी देखो दोस्तों, आज भी लोकसभा और विधानसभा के, अच्छा ये बात भी याद रखना, मान लो कहीं पे आपने सॉल्व पेपर देखा होगा, सॉल्व पेपर का आंसर कुछ और हो, मैं कुछ और बता दूं, उस सॉल्व पेपर का मत मानना। कई बार सॉल्व पेपर आंसर में गलतियां हैं बच्चों। आपको मैं बता दूं कि जब मान लो कि लोकसभा के नियम, जैसे लोकसभा के नियम है 28 राज्यों के, विधानसभा का अपने नियम है, तो हमारे यहाँ सदन के संचालन के लिए लोकसभा के नियम अलग हैं और लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नियम अलग हैं। कई बार कोशिश की गई, इसे देखो हमारे यहाँ पीठासीन अधिकारियों की बैठक होती है, पीठासीन अधिकारियों की बैठक होती है और एक कोशिश की जाती है कि उनको एक सामंजस्य किया जाए। इसलिए याद रखना, जहाँ विधानसभा के संचालन के नियम नहीं है, लोकसभा के संचालन के लिए लोकसभा नियम बनाया गया है, लेकिन बच्चों वहाँ विधानसभा लोकसभा के नियम का पालन करेगा ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, जो गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्यों? तो ये बात आपको याद दिला दें, क्योंकि बच्चों देखो, हमारे जैसे लोकसभा के संचालन के लिए सारी प्रक्रिया संसद तय करती है, उसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लेकिन जो विधानसभा के संचालन की प्रक्रिया है वो 28 राज्यों के विधानसभा स्पीकर तय करते हैं। अब वो 28 राज्यों के विधानसभा के स्पीकर तय करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा नियमों को फॉलो करें ऐसा जरूरी नहीं है। इसे अभी आपने कहा बिहार में जैसे स्पीकर के चुनाव का तरीका है वैसा लोकसभा में नहीं होता, लोकसभा के तरीके अलग हो सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है वो फॉलो करें। इसलिए बच्चों ऑप्शन बी गलत है। इसलिए केवल एक, अगर आप इस बात को ऑप्शन देखोगे तो कौन सा आएगा? ओनली वन। बात कई बार चलती है, ये बात बार बार चलती है कि क्यों ना इन सबके एक ही नियम जैसे बना दिए जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया। वैसे लोकसभा नियम राज्यसभा के नियम तक जैसे होने चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के, तो लेकिन अब जानते हो अभी तक बन नहीं पाया, इसलिए हर विधानसभा अपने तरीके से काम करती है। अब देखो इसमें लिखा गया, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और राजनीतिक संबंधों के बिना? तो मेरे बच्चों बात सीधी सी है, ये सीधा है सरकारी कमीशन।
अब जरा सोच के देखो बच्चों, अब आपको सरकारी कमीशन, देखो संघवाद पढ़ते समय देखो सरकारी कमीशन के बारे में बेसिक जानकारी आपको जानना चाहिए। अब देखो क्यों जानना चाहिए, क्योंकि बच्चों सरकारी कमीशन 1983 में था और ये संघ राज्य के बीच पहला कमीशन था संघ राज्य संबंधों की जांच करने के लिए, जो संघ सरकार ने बनाया था। सरकारी कमीशन के हेड थे रणजीत सिंह सरकारिया और 2 मेंबर थे SR सेन और V शिवरामन। तो सरकारी कमीशन के जो सरकारियत अध्यक्ष थे, उसके बाद SR सेन और V शिवरामन। इसके मेंबर थे। अब और बाकायदा और सरकारी कमीशन ने कहा क्या बच्चों, देखो सरकारी कमीशन ने रिकमेंडेशन तो मोर देन 80 लिखा है, मोर देन 80 रिकमेंडेशन की बात की है, लेकिन आप जानते हो हर रिकमेंडेशन तो हम याद नहीं कर सकते, इसलिए हमें तरीका अपनाते हैं। अरे मेरे बच्चों, सरकारी कमीशन वही तो कहेगा भारत के संविधान की मूल आत्मा है। तो आप याद रखना भारतीय संविधान की मूल आत्मा क्या है। तो देखो ये सब लॉजिकल रटने के तरीके, लॉजिकल गेस के तरीके हैं, सब लॉजिकल गेस करते हैं। अब अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं सरकारी कमीशन सारी रिपोर्ट रट जाऊं तो नहीं रट पाएगा, इसे लॉजिकली पढ़ लो कि आखिर में सरकारी कमीशन क्या कह सकता है। सरकारी कमीशन ये तो नहीं कहेगा ना कि संघ सरकार को कमजोर कर दो, सरकारी कमीशन ये तो नहीं कहेगा कि राज्यों की स्वायत्ता खत्म कर दो, ये तो संघवाद में राज्यों की स्वायत्ता रहेगी, संघवाद में स्वाभाविक रूप में संघ सरकार की शक्तियां रहेगी, तो संघवाद कभी ये नहीं कह सकता। बस संघवाद में ये बात आएगी इस तरीके से राज्यों को स्वायत्ता दी जाए। इसे सरकारी कमीशन से पूछा गया, क्योंकि राजमन्नार कमीशन, इसके पहले याद रखना संघ राज्य संबंध की जांच के लिए पहला कमीशन राजमन्नार कमीशन था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाए थे 72 में। राजमन्नार डीएमके की गवर्नमेंट ने बनाई थी, जस्टिस राजमन्नार। और जस्टिस राजमन्नार ने कहा था कि भैया देखो सब कुछ हटा दो, 356 हटा दो, अनुच्छेद 200 हटा दो, अखिल भारतीय सेवा हटा दो। तो अब ऐसा तो इतना रेडिकल चेंज तो हो नहीं सकता, इसीलिए इसीलिए आप देखोगे बच्चों रेडिकल चेंज के बजाय हमें व्यवहारिक समाधान देने चाहिए। और व्यवहारिक समाधान ये है कि सरकारिया कमीशन, व्यवहारिक समाधान ये है कि बाकायदा सरकारी कमीशन ने कहा कि भाई राज्य की स्वायत्ता भी बनी रहे और संघ को कमजोर न किया जाए, और दोनों बातें इसके खिलाफ नहीं है। इसे सरकारी कमीशन ने कहा कि अनुच्छेद 356 को रहने दिया जाए, अनुच्छेद 200 को रहने दिया जाए, अखिल भारतीय सेवा बनी रहनी चाहिए, राज्यपाल विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए, राज्यपाल विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप में ये ऑप्शन उसमें दिया गया। और दूसरी बात है, अब राजमन्नार समिति का एग्जाम्पल मैंने बता दिया, प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि अपने आप में पहला आयोग था जिसने करप्शन हटाने की बात कही थी, संथानम कमेटी। संथानम कमेटी द्वारा पहली बार कही गई थी बात कि भाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को हटाने के लिए एक अलग कमेटी चाहिए, एक अलग कमीशन चाहिए। तो और संविधान समीक्षा आयोग क्या है, वेंकटचलैया कमीशन, इसे कहते हैं वेंकटचलैया आयोग। इसे कहते हैं वेंकटचलैया कमीशन। तो वेंकटचलैया कमीशन बाकायदा नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, यानी रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। तो इसलिए कहा गया कि वेंकटचलैया आयोग, वेंकटचलैया आयोग ऐसा होगा। तो जो जिसमें बाकायदा वेंकटचलैया आयोग में 10 मेंबर थे। अब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक बार 10 मेंबर को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि वेंकटचलैया कमीशन ने थोड़ी थोड़ी बात तो राज्य के लिए भी कही, थोड़ी संसद के लिए कही, न्यायपालिका के लिए कही। तो कमीशन ने लगभग सारे क्षेत्रों के लिए कोई बात कही थी। अब बच्चों, अब एक काम हो सकता है कि अब हमारे पास इतने अभी पीटी क्वेश्चन है, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या मैं आपको थोड़ा सीएजी बता दूं, सीएजी या सीएजी कह दो, या कह दो कि इलेक्शन कमीशन में बता दूं।
तो बच्चों थोड़ा या इलेक्शन कमीशन बता दूं आपको, क्योंकि आज की क्लास लास्ट है, तो अब इतने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए तो। अरे किसी बच्चे ने पूछा देखो, अरे मेरे बच्चों, अंतर सरकारी समिति कई बार विदेशों की संसदीय समिति आती है, हमारे पास बड़ी सारी समिति आती हैं, विदेशों के सांसद हैं, विदेशों की समिति आती रहती हैं। तो अब विदेशों की सांसद की समितियों को ही इंटरनेशनल यूनियन के रूप में जाता जाता है। अब जरा सच देखो, तो अब थोड़ा सा सीजी के बारे में बता दें या इलेक्शन कमीशन के बारे में, आज लास्ट क्लास है। चलो बच्चों, क्लास इतना हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अच्छा, मेंस का भी सॉल्व करा दें। अच्छा, निधि ने पूछा है, मेंस का भी क्वेश्चन करवा देते हैं बच्चों। चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं। तो मान लो कि 69th अमेंडमेंट, दिल्ली का मामला तो अभी विवाद में है, मान लो मेंस का सवाल आप करा देते हैं तो बच्चे फिर इलेक्शन कमीशन सीएजे को करा देंगे। अगर मेंस का मामला है तो देखो बच्चों, 69th अमेंडमेंट की अनिवार्यताओं को विसंगतियों की कोई हो चर्चा करिए, जिस कारण दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और राज्यपाल की संस्था के बीच टकराव हुआ है। क्या आपको लगता है भारतीय संघीय राजनीति के कामकाज में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया है? अब देखो, बड़ा मेंस का जब उत्तर लिखते हैं, अब कोई बात भी संघ का हो जाए, राज्य का हो जाए, संघ राज्य का कोई भी मामला होगा तो आप याद रखो, ये कैसे तय होगा? उच्चतम न्यायालय तय करता है। लेकिन दिल्ली का विवाद बड़ा अनोखा है। अब जानते हैं 269 क्या हुआ? अगर ऐसे क्लास को लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे बच्चों? तो पहला भूमिका कैसे आप दोगे? देखो, मान लो इस मेंस का प्रश्न लिखना है तो भूमिका आप देखोगे संघीय व्यवस्था से, इंट्रो आप फेडरल गवर्नमेंट से स्टार्ट करोगे। व्हाट इज यूनिकनेस ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? भारतीय संघीय व्यवस्था की यूनिक बात क्या है? तो बच्चों, भारतीय संघीय व्यवस्था की यूनिक बात क्या है? इसमें बाकायदा राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, संघ राज्य के बीच समकक्षता है, सहकारी संघवाद है। अब दूसरी बात है, भूमिका लिख दोगे इस तरीके से, संघीय व्यवस्था से फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा भूमिका शुरू होनी चाहिए थोड़े से कॉन्सेप्ट से। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बता दिया, उसके बाद थोड़ा 69th अमेंडमेंट पर आ गया। तो 69th अमेंडमेंट में क्या जाएगा? इस तरीके से दिल्ली में एक विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसके बाद दिल्ली में एक मंत्री परिषद होगा, और फिर दिल्ली में एक मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। There shall be a council of minister, then CM। ये 69th अमेंडमेंट से आएगा। उसके बाद 69th अमेंडमेंट से कह दिया गया कि दिल्ली विधानसभा को कौन शक्तियां नहीं मिलेगी? पुलिस, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि, लैंड, ये तीन विषय दिल्ली को नहीं मिलेंगे। ये 69th अमेंडमेंट है बच्चों। अब सवाल, एक संघ राज्य के बीच झगड़ा क्यों है? और आप जानते हैं झगड़ा तो मूल पॉलिटिकल है, झगड़ा तो मूलतः पॉलिटिकल आ जाता है। अब झगड़ा होता क्यों है? क्योंकि झगड़ा किस बात पर है? कि दिल्ली का तर्क है कि पहला झगड़ा था कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया जाए, Delhi should be given the status of state। और बच्चों, दूसरा झगड़ा क्या है? दूसरा झगड़ा ऐसा है कि दिल्ली के पदाधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स। अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स, तो अभी झगड़ा इसका चल रहा है। और पहले उच्चतम न्यायालय ने कह दिया दिल्ली को, बच्चों दिल्ली को राज्य का दर्जा हो नहीं सकता, क्योंकि स्वाभाविक रूप में, किसी बच्चे ने पूछा पब्लिक ऑर्डर का मतलब नहीं। अरे मेरे बच्चों,
अरे पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है? देखो, एक होता है कहीं मान लो कि किसी ने आपका मोबाइल छीन लिया, ये पब्लिक ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। अगर आपने किसी मोबाइल छीन लिया तो ये लॉ ऑर्डर की समस्या है, पब्लिक ऑर्डर की समस्या नहीं है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कहीं दंगा हो गया, कहीं हिंसा हो गई, कहीं आतंकवाद फैल गया। मणिपुर में क्या उत्पन्न हुआ? पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम आई। मणिपुर में पब्लिक ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हुई, लॉ एंड ऑर्डर की थोड़े। ये पब्लिक ऑर्डर एक बड़ा शब्द है, यानी जो भी शांति व्यवस्था लगाए रखने के लिए की जाए, वो सारा शब्द क्या है? पब्लिक ऑर्डर। तो आप देखोगे कि अब सवाल ये पब्लिक ऑर्डर की बात आ गई। अब इसलिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी अभी? और निष्कर्ष आप देखो, देखो बच्चों, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार निर्वाचित सरकार को होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप कहोगे सर सारा काम बांट दिया गया है, क्योंकि एक तो 16th अमेंडमेंट है, दूसरा फिर एनसीटी एक्ट है। एनसीटी एक्ट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991। दोनों चीज़ तो तय हो गई है कि दिल्ली को कौन सी शक्ति है। भाई दिल्ली को जल बोर्ड की शक्ति है, दिल्ली को परिवहन की शक्ति है। लेकिन उच्चतम न्यायालय कहना है कि ट्रांसफर के मामले में शक्ति किसके पास होनी चाहिए? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। क्योंकि जो गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो कैसे काम करेगी? कैसे काम करेगी? इसीलिए ये बात करके आप निष्कर्ष आप लगा देंगे, स्वाभाविक रूप में झगड़े का मूल कारण पॉलिटिकल है। झगड़ा भाई दोस्तों देखो, और जो दिल्ली में मुख्यमंत्री हो गया उसको लगता है मैं प्रधानमंत्री का आवास मिल जाए, यही झगड़ा है। अब यही जीवन की लड़ाई है। अभी मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं सोचते हैं नौकरी मिल जाए। जब नौकरी मिल जाएगी सोचोगे कि मैं चीफ सेक्रेटरी बन जाऊँ। जब चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा सोचेगा मैं राज्यपाल बन जाऊँ। हजारों ख्वाहिश ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले। यही दोस्तों लाइफ का सिलसिला होता है। झगड़े का मूल कारण इसे निष्कर्ष में क्या है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, यही निष्कर्ष है। तो क्वेश्चन में बता दिया, निष्कर्ष आपको बता दिया। अब किसी बच्चा किसानवाद ने पूछा है कि सर ये रामनाथ कोविंद किस का रिकमेंडेशन क्या है, एक वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? अरे मेरे बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है। अब जो जरा देखो, और अच्छा आंसर लिखने में क्या करोगे तुम लोग? कहीं कहीं ग्राफ बना देना, कहीं कहीं थोड़ा पॉइंट वाइज सजा के लिखना, अच्छे से लिखना। ये नहीं कि भाई स्वाभाविक रूप में थोड़ा सा जब आर्टिस्टिक रूप में लिखते हो तो वैसे शाहनवाज ने कहा कोविड समिट, अरे मेरे बच्चे एक साथ एक वन नेशन वन इलेक्शन, अच्छा बेसिक बात आपको बता दे रहे हैं। चलो वन नेशन वन इलेक्शन पे बता दे रहा हूँ मैं बच्चों। आप कोई भी, आज लास्ट क्लास है, कोई भी आज कह लो कि मान लो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? कोविड कमिट क्या है? प्रेसिडेंट, वन नेशन वन इलेक्शन। अरे बच्चों, एक एक राष्ट्र और एक चुनाव। आप कहोगे कि ये मतलब क्या है? अब देखो पढ़ा कैसे जाता है। अगर मान लो कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आ जाए तो याद रखना कि मामला कैसे जुड़ेगा? एक राष्ट्र एक चुनाव का मामला जुड़ेगा। पहला, क्या संसदीय शासन में ऐसा संभव है? या ऐसा तो नहीं कि हम अध्यक्षीय शासन की बात कर रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या ये पॉसिबल है, या ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के फीचर हैं? इशू ये है। अब ये नहीं कोविड कमेटी की रिपोर्ट है तो अब सोचो केवल कोविड कमेटी की बात नहीं, बात जो हमेशा मुद्दे पर आते हैं। और क्या आखिर में अपोजिशन क्यों किया जा रहा है एक साथ के चुनाव का, और एक साथ क्या ये संघवाद के खिलाफ है? तीसरा मुद्दा क्या होगा? पहला मुद्दा क्या होगा? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा मुद्दा है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन। तो हमेशा मुद्दों के साथ बात करते हैं। ये नहीं कि अब हम कहानी नहीं लिखते बच्चे की रामनाथ कोविंद कमेटी बनी, अब उसमें मेंबर को ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ठीक होता है, लेकिन ये बनी कमेटी बनी, कमेटी ने ये वहाँ गई उनसे बात किया, तो सब कहानी नहीं लिखते। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फेडरल गवर्नमेंट, संघीय व्यवस्था, और वन नेशन वन इलेक्शन। अब इन दोनों मुद्दों को देखोगे बच्चों, हमारे यहाँ मूल मुद्दा क्या है? देखो डेमोक्रेसी में, अब रसिया में आप देखो, कई बार जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ डेमोक्रेसी हो जाए जरूरी नहीं है। पुतिन ने तो
पुतिन ने क्या किया, अपने ही लोगों को वहाँ खड़ा करवा दिया, अपने तो लोगों को खड़ा करवा दिया, खुद राष्ट्रपति के चुनाव जीत रहे हैं। जो उनके अपोजिशन के लोग थे उनको मार दिया। तो हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 3 महीने पर, अभी देखो लोकसभा के साथ 4 विधानसभा के चुनाव होंगे। अब इधर विधानसभा का चुनाव हुआ नहीं, लोकसभा का चुनाव हुआ नहीं, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव आ जाएगा अक्टूबर में। मेरे बच्चों, हमारे यहाँ अभी मल्टीपल चुनाव होता है, पहले लोकसभा का, फिर विधानसभा का, फिर नगर पालिका का, फिर पंचायत का। ऐसा लगता है चुनाव ही चुनाव हो रहा है भारत में। ये चुनाव, अब जरा सोच के देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि चुनाव का खर्चा लगभग 3,000 करोड़ रुपए तो चुनाव खर्चा आ रहा है। यानी गवर्नमेंट को 3,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा बच्चों चुनाव के लिए। और यही 3,000 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बन जाए, इसी 3,000 करोड़ का फिर हॉस्पिटल बन जाए, कहीं यूनिवर्सिटी बन जाए, तो वो तो काम की बात होगी। इसलिए, और दूसरी बात है कि आप कहोगे सर इलेक्शन न किया जाए, तो मेरे बच्चों इलेक्शन का तो कोई ऑप्शन होता नहीं। हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, इलेक्शन खत्म कर देने का ऑप्शन नहीं है। हम क्या करें, ये ऐसा करो यार कि इलेक्शन एक साथ करवा लो। अब पता चला कि एक बार जो बैलेट बॉक्स ले जाओगे फिर वो इसी राज्य में फिर दोबारा फिर ले जाओगे। लेकिन इसमें सवाल ये होता है, कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन संसदीय शासन के प्रतिकूल है, या संसदीय शासन का मामला क्या है। तो रामनाथ कोविंद कमेटी ने कहा कि भाई देखो, संसदीय शासन का मतलब क्या है, कार्यपालिका तभी तक चलेगी। हिमाचल के एग्जाम्पल देख लो, संसदीय शासन में मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री या कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता। देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम। तो संसदीय शासन में कार्यपालिका कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता, जबकि अध्यक्षीय में क्या होता है, कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित होता है। यहाँ हर काम फिक्स होता है, यहाँ हर काम बिल्कुल फिक्स होता है। इसका मतलब है संसदीय शासन। अब हिमाचल का मामला देख लो, हिमाचल में तो अब प्रॉब्लम आ रही है। अब हिमाचल मान लो सरकार गिर जाए, क्योंकि संसदीय शासन का मतलब है कि मंत्रिपरिषद तब तक शासन में रहेगी जब तक वो लोकसभा का विश्वास हासिल करती रहेगी, और लोकसभा में तो कभी उसके खिलाफ अविश्वास लाया सकता है। इसलिए एक बड़ी प्रॉब्लम यह है। इसलिए बच्चों, अब इसलिए रामनाथ कोविंद कमेटी ने क्या उपाय दिया, इसका उपाय ये दिया कि ठीक है, लोकसभा में अगर ये प्रॉब्लम है, इसका उपाय ये जैसे पंचायत में होता है, अगर कोई विधानसभा जरा सोचे कि अगर 2.5 साल भंग हो जाती है तो दोबारा चुनाव उसका 2.5 साल में ही होगा। क्योंकि मान लो कि हमने एक बार किसी को चुनाव करा दिया तो फिर विधानसभा भंग हो गई, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि फिर उसका निर्वाचन शेष काल के लिए होना चाहिए। एक बार स्वाभाविक रूप में विधानसभा के चुनाव के साथ करा दिए जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव को लोकसभा के साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि 28 राज्यों के चुनाव को तो लोकसभा से जुड़ा नहीं हो सकता। लोकसभा का चुनाव एक होता है पूरे भारत में। कोविड कमेटी ने यही कहा है कि बाकायदा जो राज्यों के चुनाव है लोकसभा के साथ जोड़ दिए जाए, और जिन राज्यों की विधानसभाएं पहले भंग हो जाती हैं स्वाभाविक रूप में उनको शेष कार्यकाल के लिए चुना जाए। तो हिमाचल की विधानसभा मान लो 2 साल में भंग हो गई, जो कार्यकाल नई सरकार आएगी वो 3 साल के लिए होगी। मान लो दूसरी सरकार भी गिर गई तो नई सरकार 1 साल के लिए होगी। मान लो अगली सरकार भी गिर गई, ये ऑप्शन उसके साथ दिए गए। अब आप कहोगे सर कोई और ऑप्शन है, तो देखो बच्चों, और ऑप्शन है। और ऑप्शन है जर्मनी का कॉन्स्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन, जर्मनी का सकारात्मक अविश्वास का प्रस्ताव। जर्मनी में तो ऐसा है, किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तब तक आप नहीं ला सकते जब तक उसके खिलाफ आप ये नहीं बता दोगे कि हम वैकल्पिक सरकार कौन सी बनाएंगे। अगर हम वैकल्पिक सरकार नहीं बना पाए तो स्वाभाविक रूप में विश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर हमारे यहाँ बच्चों प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में विधायिका कार्यपालिका को हटा ही नहीं सकती। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में इलेक्शन हमेशा टाइम पे होते, लेकिन हमारे यहाँ संसदीय शासन आधारभूत ढांचा है, इसलिए हम संसदीय शासन हटा नहीं सकते। तो कई बार इससे लोग कहते हैं कि अरे भाई प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट तो अपनाने में तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अमेरिका में है। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या है कि राष्ट्रपति बाइडेन या ट्रंप
वो 4 साल तक अपने पद पे बने रहेंगे, उनको विधायिका हटा नहीं सकती। हटाने का एक ही तरीका है कि वहाँ पे उनके खिलाफ अगले चुनाव में जनता उन्हें बाहर कर दे। तो ये ऑप्शन दिया गया है रामनाथ कोविंद कमेटी में कि चुनाव शेष कार्यकाल के लिए कराया जाए, लेकिन फिर भी इससे तो समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि फिर चुनाव बार बार होते रहेंगे। लेकिन ये याद रखिए बच्चों, जब सरकार को लग जाएगा कि हम शेष कार्यकाल के लिए दूसरी चुनाव हो जाएगा, सामान्यतः सामान्यतः सरकारें नहीं चाहेंगे कि चुनाव बार बार हो। दूसरी बात है, कुछ लोग कहते हैं संघीय व्यवस्था के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, संघीय व्यवस्था मतलब डिवीजन ऑफ पावर। संघीय व्यवस्था में क्यों को एक साथ चुनाव का विरोध किया जाता है? यद्यपि रामनाथ कोविंद ने चुनाव का समर्थन किया, लेकिन अपोजिशन वाले कौन है? आप याद रखना, अगर मान लो संघ में बीजेपी है और राज्य में टीएमसी है, अगर संघ में बीजेपी है और राज्य में बीजू जनता दल है, और संघ में बीजेपी है, पीएम बीजेपी का है, और राज्य में यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा में किसकी गवर्नमेंट है? बीजू जनता दल की। यहाँ वेस्ट बंगाल दीदी की है। तो और बाकी और राज्य में क्या कर सकते हो? जैसे यूपी, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो जो संघ वाले लोग हैं वो कहते हैं देखो भाई, संघ का मतलब ये है, संघ और राज्य की सरकारें अलग अलग होनी चाहिए। संघ का मतलब है कि कम से कम क्षेत्रीय दलों की सरकारें तो होनी चाहिए। अब जो क्षेत्रीय दलों की सरकार ही नहीं होगी तो संघ का मतलब क्या है? इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि टीएमसी जैसे दल यही कहते हैं कि भैया एक साथ चुनाव मत कराओ, क्योंकि राज्य के मुद्दे अलग हैं, संघ के मुद्दे अलग हैं। अब राज्य का मुद्दा पता चलकर बंगाल के मुद्दे माँ माटी मानुस की बात आ जाती है, संघ के मुद्दे में पता चला सर्जिकल स्ट्राइक आ जाएगा, संघ के मुद्दे का बात तो अलग हो जाएगा। इसलिए ये बात बार बार कही जाती है कि निर्वाचन के समय इस तरीके से एक्सपेरिमेंट न किया जाए। लेकिन बच्चों, 1971 के पहले यानी 1967 तक भारत में संघ राज्य के चुनाव एक ही साथ होते थे, तब तो कोई संघवाद का नुकसान नहीं हुआ। हमारे यहाँ संघ और राज्य के चुनाव अलग अलग होने शुरू हुए 1971 के बाद। 1971 के बाद संघ राज्य के चुनाव शुरू हुए, और अब देखो, देख लेना, अब टीएमसी को ऐसे थोड़े लोकसभा में चुनाव हार जाएगी। इसलिए कोविंद कमेटी ने कहा कि भाई देखो, ये संघीय व्यवस्था खिलाफ नहीं है, न तो ये संघीय व्यवस्था खिलाफ है और न ही किसके खिलाफ है? संसदीय शासन खिलाफ है। क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में बच्चों रोज रोज चुनाव होगा, तो चुनाव साधन है, साध्य नहीं है। इसका मतलब जैसे आप लोग क्लास कर रहे हो, क्लास करना तो एक माध्यम है, बस में बैठ गए साधन है, और जाना कहाँ है ये उद्देश्य है। इसलिए रामनाथ कोविंद कमेटी ने कहा कि वैसा साथ चुनाव होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्शन कई लोग करते हैं, ऑब्जेक्शन इस आधार पे किया गया संघीय शासन के आधार पे, ऑब्जेक्शन कहाँ किया गया? संसदीय शासन के आधार पे। लेकिन दोनों का जवाब ये है कि एक साथ चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों प्रशासन का बड़ा खर्च आता है। अब ईवीएम का खर्च बार बार हो रहा है। अब समझो हमारे देश में 3000 करोड़ रुपए अगर खत्म होगा, तो जब 3000 करोड़ रुपए खत्म हो रहा है, सभा ग्रुप में बड़ी बात है ये। अब बच्चों बताओ, अब कौन सा सवाल बताऊं मैं? ये है रामनाथ कोविंद कमेटी की बात कि जहां जहां अलग अलग तरीके से रिकमेंडेशन दिया गया है, तो आपको मुद्दों को पढ़ना जरूरी है, क्या क्या मुद्दे हैं। अब बच्चों सवाल क्या बताऊं मैं? किसी बच्चे ने पूछा संविधान प्रमुख जनता संध्या ने। अरे मेरे बच्चों देखो, ऐसे पॉलिटिकली कौन प्रमुख है? जनता। बाकी संविधान तो प्रमुख ही है। तो किसी बच्चे ने कहा इलेक्शन कमीशन, तो थोड़ी बात मैं बता देता हूँ इलेक्शन कमीशन के। बच्चों देखो, इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ संविधान में तो इलेक्शन कमीशन की बात बड़ी सिंपल की गई है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, संविधान में आप देखोगे आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बात की गई इलेक्शन कमीशन की। 4-5 आर्टिकल में सारी बात तो हो नहीं जाएगी। इसलिए इलेक्शन कमीशन का काम देखना हो। अगर आप किसी बच्चे ने पूछा मोबाइल अदालत क्या है, तो कल किसी बच्चे ने पूछा इंटरनेशनल रिलेशन क्लास कब से लगेगी, तो मान लो कल से ही शुरू होगी बच्चों।
सुषमा से बैंक देख। अरे किसी बच्चे ने पूछा कैग। अरे देखो, किसी ने पूछा विधानसभा विधान परिषद में क्या अंतर रोहित? विधान परिषद का मतलब होता है कि विधान जैसे राज्यसभा है, जैसे संघ में राज्यसभा है, वैसे राज्यों का विधान परिषद है। विधान परिषद 6 राज्यों में है। विधानसभा के साथ एक संस्था बनने वाली है, इसका नाम विधान परिषद। किसी बच्चे सविता ने पूछा माओवादी समिति क्या? अरे मेरे बच्चों, माओवादी समिति थोड़ी होती है। माओवादियों के विचारधारा है, जो हिंसा से तमंचे पर डिस्को कर रहा है, वो बंदूक से सबकी जमीन छीन लेना चाहते हैं और सरकार कई काम बता रहे हैं, कह रहे हैं भारत का संविधान ठीक नहीं है, ये सब माओवादी हैं। किसी बच्चे ने कहा सीए की पूरी बात बताए सर। अरे मेरे बच्चों, शिवम शिवकरण, अरे सीए के तो बात बता दी थी मैंने बच्चों। इतने पूछा आईआर कितनी क्लास हो गई? अरे मेरे बच्चे शुरू तो करने दो पहले, अभी शुरू हुआ नहीं। अरे मेरे बच्चे, अभी शादी के फेरे पड़े नहीं और पूछ रहे हो बच्चे कितने हो गए। किसी विधान परिषद सदस्य कहाँ से आते हैं? अरे मेरे बच्चों, विधान परिषद सदस्य कहाँ से आते हैं? विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं टीचर से। अभी वो सब बताया मैंने, 1/12 टीचर लगता है क्लास में देर आ रहा है। किसी बच्चे ने पूछा है कि मोबाइल कोर्ट क्या है? अरे मेरे बच्चों, आजकल जो ग्राम न्यायालय है उसी को मोबाइल कोर्ट कहा जाता है। और मोबाइल कोर्ट क्या है? जहाँ जज आपके दरवाजे पर घूम घूम कर आए, उसे मोबाइल कोर्ट कहते हैं। अच्छा, प्राची ने कहा कि अब किसी बच्चे तो त्रिशंकु विधानसभा क्या होती है? अरे सत्येंद्र देखो, त्रिशंकु मतलब क्या होता है? हंग का मतलब या तो जमीन पर रहो, आसमान पर रहो, एक तरफ रहो यार। या नदी किस किनारे है, नदी किस किनारे, एक तरफ। लेकिन जो नदी के बीच में जाकर डूब जाए वो कौन है? त्रिशंकु। जो आसमान में कोई मिसाइल हमने छोड़ी तो जमीन पर गिरी, आसमान पर गिरी। अगर मिसाइल बीच में ही लटक गई तो क्या हुआ? त्रिशंकु। ऐसे ही मान लो विधानसभा है। अब विधानसभा में किसी भी एक दल का बहुमत नहीं है तो वो कहलाएगी त्रिशंकु विधानसभा। और एक दल का बहुमत नहीं है तो बहुत सारे लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, और सरकार कौन सी बने वो कहलाएगी? वो पर कहलाएगी त्रिशंकु विधानसभा और त्रिशंकु सरकार। त्रिशंकु का मतलब है जो क्लियर कट ना हो। किसी आईआर ऐसे लकीर की मत पढ़ाई सर प्लीज। अरे मेरे बच्चों, कैसे तुम लोग पढ़ोगे बताओ? तो हम अब किसी बच्चे ने पूछा मेंस की प्रैक्टिस फिर से करवा दीजिए। अच्छा, अब लीजिए इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों एक ही संसद में बैठ। अरे मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारे घर में 2 कमरे हैं, वैसे लोकसभा संसद एक बिल्डिंग है। उसी संसद की बिल्डिंग में दाहिनी तरफ एक कमरे में लोकसभा बैठती है, दूसरे कमरे में राज्यसभा। जैसे एक कमरे में तुम बैठते हो और दूसरे कमरे में हाँ भैया ले कमरा दे दिया, वैसे लोकसभा राज्यसभा है। किसी बच्चे ने सर यूएस फ्रांस का संविधान पढ़ना हो? अरे नहीं यार, जितना कि थोड़ी बात 2-4 लाइन जो कंपेरिजन के लिए वही पर्याप्त है। कंपेरिजन केवल पढ़ना, संविधान नहीं पढ़ना। सीआरपीसी आईसीसी क्या लिखे? सीएजी सर हाँ हमारे बच्चे, जब पहले बच्चे सवाल खत्म हो जाए तब तो मैं अब तो आज सवाल ही पूछ लो मेरे बच्चों, आज तो टाइम ही खत्म हो गया। ऐसा चीज आगे चिंता मत करें। किसी ने पूछा कि गुरु आ रही है एंग्री। अरे मेरे बच्चों, एंग्री होने का क्या मतलब है? अपने बच्चों से कोई एंग्री क्यों होगा? अब देखो एक काम कर लेंगे, अब तो क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, तो आप सवाल पूछ लो और उसके बाद क्या करेंगे, जब आईआर खत्म हो जाएगा तब सीएजी में बता दूंगा। सीएजी इलेक्शन कमीशन आईआर खत्म होने के बाद अब बता दूंगा। किसी बच्चे ने प्री के लिए आईआर जरूरी है? मेरे बच्चों देखो, प्री के लिए कुछ आईआर से एक फायदा होता है कि वर्तमान घटनाक्रम को कई बार पता चल जाता है, तो करंट अफेयर की कई बातें उससे आईआर से मिल जाती हैं। ये तो फायदा होता है आईआर का। अच्छा, किसी ने कहा कि अब अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, एक क्लास और ले लेंगे पॉलिटिक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉलिटिक कल बता देंगे, फिर आईआर परसों शुरू कर देंगे, ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सीएजी और इलेक्शन कमीशन आपको बता देंगे। अब देखो बच्चों की फरमाइश बढ़ती जा रही है, विधि आयोग। अरे मेरे बच्चों, अरे विधि आयोग, अब विधि आयोग यार तुम लोग को पढ़ लो, फैक्चुअल है विधि आयोग, भारत से पढ़ लो। अब जब 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 चीज जब ऐसे बढ़ाते जाओगे फिर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने तो डेट दिया था कल से आईआर होगा, उसके बाद फिर तुम्हारा काम कर देंगे। एक क्लास ने, अरे मनोज ने पूछा है, अरे मेरे मनोज बच्चे, जितना एक्ट हमने बता दिया वो पर्याप्त है, बाकी हम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। लॉ में एक्ट पढ़ना होता है
पॉलिटी में जो एक्ट हमने संविधान सर बता दिया है वो जरूरी है। प्राची ये लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अब बताओ प्राची में क्या करूं? अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बताओ, प्राची समझदार बच्ची है, बाकी सब बच्चे खुराफात कर रहे हैं। तो किसी कोई बच्चा पर किसी है जी कोई, तो मेरे बच्चों तो अच्छा कोई बात नहीं है, 12:35 से है क्लास एथिक्स में, कोई बात नहीं बच्चों। अब ऐसा है, इलेक्शन कमीशन और सीएजी कल आपको बता देंगे, फिर आईआर परसों शुरू कर देंगे। या आईआर कल बता सकते हैं, आईआर के बनने के बाद फिर सीजी पॉलिटी जैसे तो आप लोग कहो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही फिर। तो बाकी आपको जैसा क्लास होगा हम बता देंगे, एक बार हम ऑफिस से ही बात कर लेंगे कि कल से आईआर होगी या कल से 2 क्लास जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।